छात्रों, आज ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री जी की रचना है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के ईमानदारी, सादगी और सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। तो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रस्तुत पाठ लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी पर आधारित है। मैं पाठ पढ़ता हूँ। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वह एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ियाँ नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख कर बड़ा जी करता था कि मौका मिले और मैं उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरने का एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। हमने बाबूजी ने के निजी सचिव से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाए। तो इस तरह से ईमानदारी की प्रतिपूर्ति इस पाठ में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन की एक बात बताई गई है। तो सुनील शास्त्री जी को बड़ा अचंभा होता था कि हम इतने बड़े व्यक्ति हैं लेकिन गाड़ी जो चला नहीं सके। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने कहा, मैं तो उसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते ही अभी। गाड़ी लेकर हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी। याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी है। जिसके यहाँ खाना था वहाँ पहुँचा। बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक के पहले ही गाड़ी रोक दी। उतरकर गेट तक आया। संतरी को हिदायत दी, यह सलूट वलूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी और फिर गेट की आवाज़ सुन बाबूजी को हम लोगों को लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाते ही अम्मा मिली। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछो तो नहीं, बोली हाँ आ गए हैं। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। यह जानने सुनने की कि बाबूजी क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। रात देर हो चुकी थी, सुबह देर तक सोना होगा। तो इस तरह से जब लेखक घर देर रात लौटे तब उन्होंने अपने सिपाही जो है वहाँ के नौकर से कहा कि फाटक खोल दीजिएगा। फाटक खोलते समय आवाज़ वगैरह ना करें, ताकि अगर फाटक की आवाज़ और सलूट की आवाज़ से अगर वो उड़ जाते हैं तो उन्हें बिना बताए उनकी गाड़ी जो है हम लेकर गए थे। और इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी है वो सिर्फ अपने सरकारी काम में ही इस्तेमाल करते थे। उन्हें सुनकर दुख होगा कि ये किसी ने अपने निजी काम में इसका इस्तेमाल किया हो। तो इस तरह से उन्होंने सारी बात बता दी। और अम्मा जी से कहा कि बाबूजी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो है घर पर और वो आपके बारे में पूछ रहे थे। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी। मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता जोर से बिगड़ने के मूड के दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाज़ा खोला। पाया बाबूजी खड़े हैं। हमें कुछ न सूझा, माफ़ी मांगी। बेध्यानी में बात कहे गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है।
बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? तो इस तरह से बाबूजी ने इन्हें पूछा कि रात को आप लोग कहाँ से लौटे हैं और देर रात तक आप लोग कहाँ थे। तो सारी बात लेखक ने उनसे कहनी चाहिए और अब सच्चाई का सामना उनको करना था। अब वो बिगड़ेंगे, लेकिन वो सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। जवाब दिया, हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए हो तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर ही खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने का शौक़ है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकालते थे। राज्य का कोई मंत्री वगैरह आ जाए तो ही निकालते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आँख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह हम इशारा इजाज़त का है। अब हम उसका आए दिन प्रयोग न कर सकेंगे। चाय ख़त्म कर उन्होंने कहा, सुनील ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो? लॉगबुक यानी गाड़ी कहाँ से कहाँ जाती है, कौन इस्तेमाल करता है, उसके रिकॉर्ड रखने की। उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो? कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वह बोला, 14 किलोमीटर। उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। तब भी उनकी बात हमारे समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साहेब साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं सके। जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद भी काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फुट फुट कर रोते रहे। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा कि इसलिए कि वे बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करके हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचें। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूर लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीरकर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझना कितना कठिन है। फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ न्यू पुनः सजोगा संवारना कि मन में का महल आज कि इस तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। याद आते हैं वो बचपन के हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ी थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम देना है और कौन से कितने काम में सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरकीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वहाँ सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे वे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहाँ से फट रहा था तो कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, मतलब ठंडी के दिन आएंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूँगा ना। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे कि ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरह ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने सब देखा था। तो इस तरह से इतनी सादगी लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर थी कि वे पुराने कपड़ों को भी बहुत संभालते थे और जिन्होंने इनको बनाया है उनकी भी काफ़ी कद्र जो है इनके मन में बार बार होती थी। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था,
इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे से कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उन्होंने अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था जो अपने में सामने वाले को बांध लेता था। वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहाँ उन्हें मुंह दिखाने में गहने मिले। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी ने चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमने गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा कि किस तरह से वे एक एक बारीकी चीज़ पे ध्यान देते थे और सादगी जीवन जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का इस पर दर्शन होता है। तो इस तरह से गहनों के बारे में भी इनके विचार किस तरह से थे, यह सोचा कि उसकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टिका नथुनी बिछिया रख दिए थे। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनना छोड़ दिए हैं। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यह बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर तो जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगता रहेगा। तो इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के विचार, इनकी ईमानदारी, इनकी सादगी, सरलता, सच्चाई और दूसरों का दुख समझते थे और दूसरों का कार्य भी बहुत अच्छे तरह से समझते थे। और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो एक बड़ी आसानी से और ईमानदारी से उन्होंने अपना जीवन बिताया था। तो ये काफ़ी घरेलू घटना है। इस घटना के माध्यम से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी और कितने सरल व्यक्ति थे, इसका दर्शन हमें इस पाठ में सुनील शास्त्री जी ने कराया है। और दूसरों का दुख दर्द समझते थे। वो मामूली सा कपड़ा बनाने वाले लोगों के बारे में भी उनके अच्छे विचार थे। कहते थे कि बड़े मेहनत से कोई भी कपड़ा वगैरह बनाया जाता है तो वो पुराने कपड़ों का रुमाल बनाकर या उसे सर्दियों में पहनकर उसका जो है एक तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाने का समय जो है वो कभी गंवाते नहीं थे। और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी राह बताना और सबको अच्छा बर्ताव करना, ये सब बातें वो अपने जीवन में सिखाते आए हैं। तो इस तरह से स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में ये कहानी।